Example 3, example 4, then example number 5, example number 6, एग्जाम्पल 6 तो मैं करवाती हूँ, जैसे प्रेयर हॉल के बारे में कहा हुआ है, सेक्शन 4.1। इसका बहुत ऊपर नीचे होता है। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन मत स्टार्ट करना, एक क्वेश्चन जो कर रहे हो उसी को फिनिश करो। आर्यन, बाकी सभी विंडोज ना अपने फोन से बंद कर दो। जिस भी डिवाइस से आप ऑनलाइन हो रहे हो, बाकी सब विंडोज बंद कर दो, तुम्हारा नेट बहुत बार जाता है। हो गया बेटा सबका? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1, सेकेंड पार्ट। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. ये आपको दिया हुआ है total cost of production. Total cost of production जो होती है ना, वो दो चीजों से बनती है। एक तो cost per toy, और फिर होता है नंबर ऑफ टॉयज। जैसे हमने अगर नोटबुक्स खरीदी है या पेन खरीदे हैं, सो हाउ मेनी पेन्स वी परचेज प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन, टोटल अमाउंट वही होता है ना। तो ऐसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा कि कॉस्ट वन टॉय की कितनी है और कितने टॉयज हमने प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हमें बताया गया है टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो इसमें हम जो वेरिएबल x है वो किस चीज को सपोज करेंगे? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x, देयरफॉर कॉस्ट पर टॉय कितना हो जाएगा? रुपीज 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी? x इंटू 75 माइनस एक्स। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है 55 माइनस एक्स। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या करेंगे? आपको एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 750। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इक्वेशन सॉल्व करो। हो गई सॉल्व ये? 25 एंड 30 दो फैक्टर्स बनते हैं इसके। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल नंबर 2 करवा दिया था 4.1 में। विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आएंगी। प्लीज कोशिश करो ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स प्लस एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 की स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारी अच्छे से करनी है। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 square meters. The length of the plot is one more than twice its breadth. Find the length and breadth of the plot. So हम क्या लिखेंगे?
let the breadth of the plot is equal to x meters. तो therefore the length कितनी बन जाएगी? Therefore the length. अब इसमें भी ना, जब टीचर्स से समटाइम्स स्कूल टीचर्स आके कहते हैं कि नहीं भी सिंगल वेरिएबल में बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 1 more than twice. तो अगर ऐसा कहा गया है तो प्लीज ध्यान रखना, अदरवाइज आप x और y ले सकते हो, ठीक है, लेंथ को x लिया, ब्रेड्थ को y लिया, तो आपको पता है लेंथ विच इज x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेड्थ प्लस 1. आपकी पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी. कैसे? अदर वे राउंड आपने ऐसे किया, लेंथ को x लेकर ब्रेड्थ को y लेकर लेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ निकाल ली, ठीक है, हमारी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 2y प्लस 1. अब दूसरी इक्वेशन कौन सी फॉर्म करेगी? हमें क्या दिया हुआ है? एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो ये आ जाएगा x इंटू, अगर आप y लिखते हो तो यहाँ 528 हो गया, और y की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 2x प्लस 1, अदरवाइज डायरेक्टली हो जाएगा. समझ में आ गया? कोई इतना बड़ा मे भी आपके स्कूल में होता है या कहीं भी सीबीएसई में, या सम टीचर्स से कि वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना x और y अलग अलग मत लेना, और अगर आप ले रहे हो तो कुछ नहीं है उसमें, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात हमने नहीं की, बाद में हम सब्स्टिट्यूट ही करेंगे उसको. तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, and this is the reason why I taught you factorization and quadratic formula before solving these statement problems. अब आप इक्वेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है या तो फैक्टराइज करोगे या फॉर्मूला से सॉल्व कर लोगे. Now your main concentration is formulation of equation. आपको मुश्किल उसमें आती है, मैक्सिमम मुश्किल हमें इक्वेशन फॉर्म करने में आती है. इक्वेशन फॉर्म हो गई स्टेटमेंट प्रॉब्लम में तो सॉल्व तो कर लेते हैं. बात क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक में तो वैसे ही बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमें पता है, इसके फैक्टर्स आपको पता लग गए. प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0. जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो है 2 इंटू 528. फिर मैंने आपको कहा था ना, अब क्या करते हो, 2 इंटू 528 है, इसको आपने फैक्टराइज कर दिया, 2 इंटू 264. फिर से करूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 132. अब 132 को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 11. नाउ आई नो द डिफरेंस. जो नंबर्स मुझे चाहिए वो कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए, जो नंबर चाहिए ना हमें वो कंसेक्टिव चाहिए. तो यहाँ से 8 किस तरह से लोगे नंबर्स को? इलेवन इंटू 4 तो 44. अब देखो इसको क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 5 3 इंटू 11, यही हुआ ना? अब बताओ 2 की पावर 5 क्या होती है? 32. देखो अब कोशिश देखो, अगर डिफरेंस 1 चाहिए, दो कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए, तो एक इवन होगा एक ऑड होगा. तो मैंने सारे इवन नंबर्स अलग कर लिए, सारे ऑड अलग कर लिए. कुछ नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक्स क्रिएट किए हुए हैं सॉल्व करने के. कुछ नहीं समझ में आता तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने मल्टीप्लाई करना है इसको. कितना आ जाएगा ये? 1056. फिर से लिखना है 2 इंटू 528. 3 से होता है 3 इंटू सम नंबर, 4 इंटू सम नंबर. इस तरह से भी कर सकते हो, बट आईसी नंबर बड़ा है कि हम 32 तक जाएंगे, 33 तक जाएंगे, तो हो सकता है आपको पहले भी स्ट्राइक कर जाए या फिर गो बाय फॉर्मूला मेथड. ठीक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है. स्टार्टिंग में मुश्किल आती है, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फैक्टर्स बहुत जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं. थोड़ी मतलब आफ्टर अ मंथ, जो अगर एक बार इसका टेस्ट दे दिया ना और इसका वो सॉल्व कर लिया आपने, एग्जाम में इसको सॉल्व कर लिया, फिर फैक्टर बहुत जल्दी बनेंगे. तो x माइनस 16, 2x प्लस 33. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16. यहाँ पे लिखना है आइदर, ये मार्क्स कट जाते हैं इसके, x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0. Therefore x is 16,
और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -33/2, रिजेक्टेड एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो x की वैल्यू 16 है, तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16, लेंथ कितनी आ जाएगी, -33 नहीं होगा, 2x प्लस 1 है, 33 मीटर, लेंथ इज 33 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 16 मीटर्स। हो गया सॉल्व ये सबका, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, और लिखना है एंड में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 33 मीटर, ब्रेड्थ इज 16 मीटर। माइनस का साइन कौन सा, 16 आ गई ना x की वैल्यू, तो लेंथ आपकी क्या, ब्रेड्थ आपकी क्या थी, और लेंथ क्या रखी थी, 2 इंटू 16 प्लस 1, माइनस साइन कहाँ पर है, वो तो इक्वेशन में है ना। ऑनलाइन समझ में आ गया बच्चे सबको ये? यस मैं क्लियर कर रही हूँ सारा बोर्ड ये। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है। which says product of two consecutive positive integers. So let the first positive integer is equal to x. Therefore, the second positive integer, and now when the numbers are consecutive numbers कौन से होते हैं, साथ साथ वाले, +1 करना है, +1, माइनस भी कर लेते हैं पर usually we go by +1. So now the question says sum of squares, the product of two, sorry, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 306। तो 306 पे दो कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं, 2 इंटू 153, 2 इंटू 153, 3 इंटू 51, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। एक्स तो पॉजिटिव ही आएगा ना, x -1, कोई ऐसा नहीं है, -x नहीं ले सकते, x -1, x की नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x -1 तो परफेक्टली फाइन है। x -1 आप x को नेगेटिव मानकर चलोगे तो x -1 नेगेटिव होगा, बट मैं x को नेगेटिव तो मान ही नहीं रही हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, है ना, वो सर ने आपको ये कहा होगा, ये +18x आ गया, -17x, -306 इक्वल टू 0, तो एक आ गया x +18 -17x +18 इक्वल टू 0, तो x +18 इंटू x -17, तो आप पूरा लिखोगे आइदर x +18 इज 0 और x -17 इज 0, जिससे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू -18। अब अगर आप -18 लेते हो तो आपके दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है, इसको आप रिजेक्ट करो, तो x की वैल्यू 17 है, अब तुम्हारी 17 आती है अगर वैल्यू, तो आपकी अपने आप ही वो, मतलब आपकी इस केस में पॉजिटिव वैल्यू 18 आएगी, आप दूसरा इंटीजर निकालोगे x -1 विच इज 17, उससे भी आंसर ठीक आएगा। वो तो कहते हैं टीचर्स की अपनी अपनी थोड़ी बहुत वो होती है, नोशंस होते हैं, आपने अपने उन्होंने कुछ पढ़ा होता है, उनको ऐसे पढ़ाया होता है कि नहीं लेना, तो दैट्स व्हाई दे से ऐसा कुछ इतना खास नहीं है बात। Therefore, the consecutive integers are 17 and 8. क्लियर हो गया बच्चे सबको? ये थर्ड पार्ट करवाऊं? ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम सब इजी लग रही होंगी आफ्टर लीनियर इक्वेशंस, वो प्रैक्टिस का फर्क होता है और कुछ नहीं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो पहले किसकी एज लेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन। अब वो तो यही बात होगी ना कि मदर की एज यहाँ नहीं ले सकते, वी यूजुअली वर्क इन पॉजिटिव नंबर्स, पर ऐसा कुछ नहीं रूल है कि नहीं ले सकते। Therefore, age of mother x plus 26 years। अब यहाँ पे प्रेजेंट एजेस वगैरह सब कुछ वही लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, so 3 years hence,
ये मतलब प्रेजेंट एज हो गई। 3 years hence का मतलब रोहन की एज कितनी हो जाएगी और मदर की एज कितनी हो जाएगी? 26 प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, विच विल बी एक्स प्लस 29। ऑफ कोर्स यहाँ पे ईयर्स लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 years hence is equal to 360. फैक्टर्स बताओ क्या होंगे इसके। हाँ निकालो पहले, मैं नहीं बताती अभी। So the factors will be 39x minus 7x. ठीक है, तो अब ये सारा सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। मतलब रोहन प्रेजेंट एज। तुम्हारे मार्क्स आ गए उस टेस्ट के दिव्यांशी, जो तुम्हारा अभी हुआ था? हाँ, क्या क्या आना है? डाउट्स तो भी बता देना मुझे। लीनियर इक्वेशंस में जैसे गलतियां हुई थी अभी। और तुम्हारा तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ना? 5 चैप्टर एपी है कि कोऑर्डिनेट? और केवीएम का आ गया पेपर सिलेबस? तो मैंने अब तक क्वालिटी करवाई है, इसके बाद एपी भी कर रहे हैं। और तुम्हारा कुछ कितने चैप्टर्स करवा दिया क्लास में? एपी हो रहा है तुम्हारा? एपी हुआ है? फर्स्ट 5 आने हैं? हो रहे हैं। और तुम्हारा अश्विन? मेरा ना सब अलग अलग भागते हैं। इतना तो काम मतलब कोशिश भी कर लो तब भी नहीं मैं करवा सकती। अब है फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेटिक तक ना सबसे बेस्ट होता है करवाना, बिकॉज यहाँ से ना फिर आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो। बाद का आगे भागना ना, इट्स एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर जून में लो आप एपी और वो करवा दो, फिर जुलाई में कोऑर्डिनेट ट्रायंगल्स प्लस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा दो, देन यू गेट अ वेरी गुड फ्लो ऑफ सिलेबस। फोर्थ में आता है, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, it would have taken 3 hours more. जब भी ऐसा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो इसकी लास्ट लाइन देखना जहां पे लिखा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको वही से इंट मिल जाएगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें एक्स किसको सपोज करना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। और फिर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस के लिए एक नंबर दिया होगा। लीनियर इक्वेशंस में डिस्टेंस नहीं दिया जाता, क्वाड्रेटिक में डिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा है हैड द स्पीड been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, आपको स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, आपने दो चीजें निकालनी है। एक तो टाइम कितना होगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। जैसे नंबर के केस में करते हो ना, आप लिखते हो लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस, मैंने कहा था 4 स्टेप लिखने ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी होगी, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम निकाल लो इन टर्म्स ऑफ स्पीड। साइंस का नहीं कह सकते, मैथ्स में भी हम फॉलो करते हैं ये चीज। ठीक है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली साइंस। इतना क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद आपकी वेरिएशन होती है न्यू स्पीड, कितनी हुई है, had the speed been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो हम क्या कर देंगे x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो उतना ही रहा, कितना 480 किलोमीटर। तो आप बता सकते हो टाइम कितना होगा, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। सहज इस चीज को समझ लो, स्पीड दी हुई है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपने डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड को आपने सपोज कर लिया और स्पीड के टर्म्स में टाइम निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद या तो उसी ट्रेन की स्पीड को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब प्लस या माइनस, या फिर उसके साथ कोई नई ट्रेन या नया व्हीकल कंपेयर कर देंगे। वही तो इक्वेशन के लिए हम करेंगे ना। तो आपने दोनों टाइम निकाल लेने हैं, विद न्यू स्पीड विद ओरिजिनल स्पीड। अब अगर आपने स्पीड को कम कर लिया, टाइम ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा लगेगा। तो सेकेंड वाला टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बुक में दिया हुआ देखो स्टेटमेंट में हमें 3 hours more, so the new time minus the old time is equal to 3। बात समझ में आई। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज समटाइम्स दिस से इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में फॉर्म करनी है, वरना मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। इफ यू पीपल सी यहाँ पर, मैं टाइम को y आवर्स ले लूंगी, तो मैं x बाय लूंगी 480, फिर मैं लिख दूंगी x माइनस 8 y प्लस 3 इज इक्वल टू 480। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये अगर ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई यूज टू, मैं उस तरह से भी करवा देती थी, पर ठीक है नहीं कर सकते। अब ये तो मैंने इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी सिखाई दी थी, फ्रैक्शंस वाली। मैम यहाँ 480 इंटू 3 क्यों आया है? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना ये, समझ में आया बेटा। मैम -8 से नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए था? -8 से कैसे, मैंने यहाँ पर पहले एलसीएम लिया। अच्छा -8, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कह रहे हो, ठीक है, मुझे लगा इधर कह रहे हो, ठीक है ठीक है।
3 तो वैसे भी कैंसिल ही होगा, 3 हो जाएगा 160 into 8 is equal to x square minus 8x. So this is x square minus 8x minus 1280 equal to 0. हाँ तो 3 मैंने कॉमन लिया, आपने नहीं लिया माइनस। हाँ तो वो ठीक है ना बेटा, मैंने 3 कॉमन ले लिया ना, आपने 3 कॉमन नहीं लिया, मैंने 3 कॉमन ले लिया, इट्स ओके। मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक ये सब पूरा होना चाहिए। मैम, हाँ जी बेटा। मैम जैसे हम पॉजिटिव कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें जो हम्म। वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है हम उसका पॉजिटिव ले लेते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन में अगर वैल्यू रिजेक्ट हो जाए फिर हम उसको यूज ही नहीं करते हैं। इसमें हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके मैम। एक्स की वैल्यू -32 आप लिखोगे रिजेक्टेड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। therefore speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एग्जाम्पल 6 ना आपका सेक्शन 4.1 में ना एक केस स्टडी उसमें दी हुई है। Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice the breadth. आपकी बुक का ना जहां चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है उसके नीचे ही ना एक रेक्टेंगल सा बना होगा, फर्स्ट पेज देखो चैप्टर का, उसमें वो 300 स्क्वायर मीटर्स लिखकर ना लेंथ बनाई होगी, एक ब्रेथ बनाई हुई है एक्स। ठीक है, ब्रेथ लिखी हुई है एक्स, लेंथ लिखी हुई है 2x+1, कारपेट एरिया लिखा हुआ है 300। समझ में आ गया ना? तो उसने कहा है इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल 6 कहता है इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। तो आपको पता है एरिया इज 2x+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300। ये सॉल्व कर लोगे ना प्रॉपर लिखकर। लेट द लेंथ बी इक्वल टू ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स, लेंथ इज 2x+1, एरिया इज 300, so 2x square plus x minus 300 equal to 0। so दो कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए हमें। बस यही मुश्किल आती है जब फैक्टर्स नहीं बनते। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 इन या 6 into 100 कर दिया,
2 into 3 into 2 square into 5 square, 25 and 24. 2x square plus 25x minus 24x minus 300 equal to 0. x कॉमन लिया, 2x plus 25 माइनस यहां से मैं 12 कॉमन ले लूंगी, 2x plus 25 equal to 0. x minus 12, 2x plus 25 equal to 0. So ये देखो, ये लिखना बहुत जरूरी है, x minus 12 equal to 0 और 2x plus 25 equal to 0. तो x की वैल्यू 12 आ गई और x is equal to minus 25 by 2, जिसको आप कर दोगे रिजेक्टेड. Length cannot be negative, breadth cannot be negative. So therefore the breadth is equal to 12 meters और length क्या हो जाएगी, 2 into 12 plus 1 which we say is 25 meters. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना इसके बाद. वेंसडे को फिर से टेस्ट होगा आपका, ठीक है. कौन से चैप्टर्स लूं इसमें? पॉलिनोमियल्स तो लेना ही है एक बार और लीनियर इक्वेशंस कर दूं साथ में कि क्वाड्रेटिक कर दूं? लीनियर हो जाएगी आप. स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, गलतियां फिर भी कर रहे हो उसमें. अच्छा, आपको क्लास में वो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली बनी सॉल्यूशन की स्टेटमेंट्स करवाई है, जैसे मैंने आपको इलैबोरेट क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास में? नहीं करवाए ना? पी प्लस क्यू वाले जो थे, पी प्लस क्यू एक्स, जो मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया था. सहज आपको करवाए हैं? नो मैम. तो इसका मतलब है कि ये ना सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल दिया होगा और वो भी एमसीक्यू में आएगा. समझ में आ गया? जैसे आपको लिखा हो 2x plus 3y equal to 9 और px plus 6y equal to 17. For no solution, what should be the value of p? MCQs में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ये. समझ में आ गया? तो आपका वेंसडे को टेस्ट होगा पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. हाँ हाँ, आराम से. क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3. Exercise 4.2, question number 3. Find two numbers whose sum is 27, product is 182. Find two numbers. Let the first number is equal to x. फिर आपको sum of numbers कितना दिया हुआ है? 27. Therefore the second number क्या लिखोगे? 27, sum दिया हुआ है 27 minus x और प्रोडक्ट दिया हुआ है 182. तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. साइंस का टेस्ट है? अब दोनों ही पॉसिबल है.
क्योंकि दोनों ही हमें एक सेट पे लेके जा रहे हैं. नंबर्स आर 14 एंड 13. The two numbers are 14 and 13. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद. ये 2 क्वेश्चन करके जाना है इसके बाद. 4, 5, 6. ये 6 वाला तो आप कर सकते हो. ठीक है, जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है. क्वेश्चन 4 और 5 करके जाना, ताकि आपको मंडे को मैं सिर्फ बुक में जो आपकी बाकी ओल्ड एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है वो करवा दूं, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आपका नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक आपको करवा दूं, जिसके क्वेश्चन पेपर में आते भी. इतना क्लियर हो गया सबको ये? हाँ, 27 माइनस एक्स कितना होगा? 27 में से 14 माइनस करोगे 13 ही आएगा ना. तो नंबर 13, 14 ही आ रहे हैं ना. उसने क्या किया कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहला नंबर 14 चाहिए फिर दूसरा कम होना चाहिए, वो नहीं कहा हुआ. ठीक है, दोनों सेट्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? 14, 13 है, जैसे मर्जी ले लो दो नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद अब. मैम और आंसर भी हम बस एक फॉर्म में लिख देंगे, नंबर 14 एंड 13 हाँ, द बस. टू नंबर्स आर 14 एंड 13 बस. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Let the first positive integer is equal to x. Therefore, the consecutive positive integer कितना हो जाएगा? x plus 1. अब क्वेश्चन कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो पहले मैंने स्क्वायर किया फिर उनको सम किया, तो ये बन जाता है 365. अब यहाँ पर x plus 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलर्ट क्या होगा? x plus 1 का होल स्क्वायर मतलब आपको a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है. जिससे साइन जाएंगे, यहाँ पे गलती होती है बच्चों की. एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, दैट्स इट, फिर कहेंगे आंसर नहीं आ रहा. ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपकी मुश्किल आए ये चीज, कभी भी आपको लगता है कि स्टेटमेंट बनकर इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व नहीं हो रही है, तो एक चीज जो हमें चेक करनी है कि हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है कि नहीं. तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. नहीं सॉरी, हाँ 2x है ना, फिर मैंने कॉमन ले लिया, 182 गलत ले लिया उसको, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया उसको. हाँ ठीक तो है, 182 ही आएगा. हाँ ठीक है, 182 इज फाइन. तो फिर से वही बन जाएंगे ये क्वेश्चंस ना अगर ऑप्शंस के साथ आए तो बहुत ही आसान होते हैं. आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उस पर +1 -1 करके स्क्वायर करते हो. ठीक है, तो इसी को मैं लिखूंगी 2 इंटू 91, 2 इंटू 7 इंटू 13. तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0. तो एक वैल्यू आ गई x माइनस 13 और एक हो गई x प्लस 14. तो आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14. सिंस इट सेज पॉजिटिव इंटीजर, तो हम माइनस 14 को कर देंगे रिजेक्टेड. ठीक है, उसको हमने छोड़ देना है. हमारे लिए द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 13. देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14. कहते क्यों कि चाहे हमने -13 और -14 को भी स्क्वायर किया, तब भी हमारे पास आंसर जो आ रहा है ना वो 365 ही आ रहा है. लेकिन वो -13 और -14 हमारी कंसिडरेशन में नहीं है. समझ में आ गया? क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर्स मेंशन किया है. अगर ये पॉजिटिव ना होता तो -14 को रिजेक्ट करने का कोई हमारे पास वो नहीं है, रीजन नहीं है कि हम -14 को रिजेक्ट करें, क्योंकि उसने इंटीजर्स बोला है यहाँ पर. यहाँ पे उसने बोला है इंटीजर्स. इंटीजर मींस नेगेटिव पॉजिटिव बोथ. अगर ये पॉजिटिव ना दिया होता, इस पॉजिटिव को मान लो उसने ना दिया होता, तो आपके दोनों नंबर्स आते.
इंटीजर की जगह उसने लिखा होता नेचुरल नंबर, देन ऑल्सो -14 रिजेक्ट होता। बात समझ में आ गई? अकेला इंटीजर है, दैट इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर, तो -14 को रिजेक्ट करने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा होता नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, then we have all the reasons to reject -14. -14 is not a whole number. क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 करें। ऐसे बहुत सा इजी वाला क्वेश्चन है, मैम बस इसके बाद। हाँ जी बेटा। मैम पर फिर भी हमें एक तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि -14 और 13 कंसेक्यूटिव नहीं होते अगर पॉजिटिव ना भी आए तो। नहीं बेटा, कंजेक्टिव क्यों नहीं होते? -14 और -13 दो कंजेक्टिव नंबर नहीं है, नंबर लाइन में साथ साथ तो है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, मैंने 13 पॉजिटिव देख लिया था। हाँ नहीं नहीं, पॉजिटिव में नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये ना इक्वेशंस क्या होती है, जैसे मैं सिंपल सा करती हूँ कि अगर आपकी एक वॉच है एनालॉग वाली, और वो बंद हो जाए, उसका सेल खत्म हो जाए, है ना, घड़ी जो होती है, क्लॉक होता है, उसके सेल खत्म हो जाए, फिर भी आपको दिन में वो 2 टाइम सही टाइम दिखाती है, या फिर समटाइम्स यू वेक अप एंड यू रियलाइज कि 7 बज रहे हैं, एंड यू ओपन द कर्टन एंड से सुबह के 7 है कि शाम के 7 है, होता है ना। तो घड़ी आपको एएम पीएम नहीं बताती है। डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम क्लॉक लेके चलते हैं तो घड़ी हमें एएम पीएम नहीं बताती है, राइट। ऐसे ही ये इक्वेशंस जो है, ये अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली चलती है कि इसने 2 आंसर्स देने की देने हैं, 2 सॉल्यूशंस। वो हमारी कंडीशन में हमने देखना है कि वो नेगेटिव आंसर होल्ड करता है कि नहीं करता। सिचुएशन के हिसाब से देखो, इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, इक्वेशन तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन जो है ये पैराबोला ही बना है, इसने ग्राफ को 2 उस पे पॉइंट्स पे ही कट करते हुए जाना है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करना है, एक 13 होगा, एक -14 होगा। पैराबोला की शेप ही ऐसे बनेगी है, यहाँ पर -13 होगा, यहाँ पर 14 होगा। समझ में आ गया? वो तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी सिचुएशन है उसमें -13 वाला केस हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये वैल्यू रियल वर्ल्ड में या रुपीज -13 वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए रिजेक्ट होता है। अब आते हैं, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base. Right triangle है, altitude is 7 centimeter less than the base. Let the base of the triangle x centimeter. Therefore, altitude is equal to x minus 7 centimeter. हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया होगा तो मुझे क्या यूज करना है? पाइथागोरस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखोगे बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब तो सॉल्व हो जाएगा ये। अब ये तो हम लोग को कहा गया है कि स्टेटमेंट बनाकर पूरी इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग चलता है ना, मतलब थोड़ा भी प्रैक्टिस हो जाती है, पता लग जाएगा कि आंसर हमारे पास क्या आएंगे, 12 and 5, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के साथ है ना। तो ये हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अपने को इक्वेशन सॉल्व करनी ही है, मार्क्स कट जाएंगे वरना। ठीक है, सो दिस इज -120 इक्वल टू 0। सो इट इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, और यहां से मेरे पास x माइनस 12 x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। बेस इज 12, ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? मतलब ये आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, बेस बड़ा होगा, ऑल्टीट्यूड छोटा होगा। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी होगी है। 6th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, प्लस जो मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में। और नेचर ऑफ रूट्स जो है
वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।